आचार्य विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र की कहानियाँ भारतीय कथा साहित्य की ऐसी अनमोल धरोहर हैं जिसमें भारत का समाज, इतिहास, धर्म, राजनीति, कूटनीति और दर्शन शास्त्र का ज्ञान भंडार सिमटा पड़ा है। पंचतंत्र की कहानियों का निचोड़ ही इस बात पर आधारित है कि इन कहानियों को रचने वाले आचार्य ने राजा के मूढ़, अज्ञानी, निकम्मे और राजनीति में दिलचस्पी न लेने वाले पुत्रों को वन में अपने आश्रम में ले जाकर ज्ञान की ऐसी शिक्षाएं दी थीं जिनको राजा ने ग्रहण करने के बाद वे योग्यताओं में परिपूर्ण हो गए थे। राजा ने पढ़ाई में अरुचि रखने वाले अपने पुत्रों को आचार्य के हाथों सौंपने का प्रयोजन इसलिए किया था क्योंकि अन्य माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने में पुत्र असफल साबित हो चुके थे। शिक्षा ज्ञान प्राप्ति का यह प्रयोग हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति का एक ऐसा प्रकाश स्तंभ है जिसकी रोशनी को आज के शिक्षा शास्त्रियों ने नवीन शिक्षा पद्धति कहकर स्वीकार किया है। शिक्षा का उद्देश्य मात्र किताबी और अक्षर ज्ञान नहीं बल्कि जीवन का व्यवहारिक ज्ञान भी होता है। पंचतंत्र की कहानियाँ जीवन का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करती हैं। उचित मित्रता किससे और किस प्रकार करनी चाहिए, मित्रता की सीमाएं और कर्तव्य क्या हैं, पंचतंत्र की कहानियाँ इसके लिए उचित पथ प्रदर्शक करती हैं। शत्रु भेद क्या है, किन्हें शत्रु मानना चाहिए, शत्रुओं से किस प्रकार सतर्क रहना चाहिए, इसका ज्ञान ये कहानियाँ कराती हैं। मनुष्य का सामाजिक व्यवहार क्या होना चाहिए, राजा का उत्तरदायित्व क्या होता है, जनता के कर्तव्य क्या होते हैं, राजनीति के साथ कूटनीति का क्या संबंध है, इन सब बातों की जानकारी पुस्तक की कहानियाँ प्रस्तुत करती हैं। पंचतंत्र की शिक्षाप्रद कहानियाँ न सिर्फ बच्चों को ज्ञान के भंडार से परिपूर्ण कराती हैं बल्कि बड़ों को व्यवहार कुशल इंसान बनने का मार्गदर्शन करती हैं। अपनी रोचकता और सरलीकरण के कारण प्रत्येक कहानी पाठक को अपने साथ बांधे रखकर पूरा मनोरंजन करती है। आइए आप पंचतंत्र की कहानियाँ सुनिए मेरी यानी अंजू गुप्ता की शब्दों में। पहला तंत्र। कहानी का नाम लालची। बहुत पुराने समय की बात है। दक्षिण भारत में एक छोटा सा नगर था जिसमें एक व्यापारी जय नाम का रहता था। रूपा के पिता वैसे तो उसके लिए काफ़ी धन और अच्छा व्यापार छोड़ गए थे, किंतु फिर भी उसके दिल में एक लालसा थी कि वह किसी न किसी ढंग से अमीर आदमी बन जाए। इतना बड़ा आदमी कि चारों ओर सब दिशाओं में उसी के नाम के चर्चे हों। बस यही ख्याल हर समय उसके दिमाग में घूमता रहता था। अमीर बनूं, धनवान बनूं, बड़ा आदमी बनूं। धनवान बनने के लिए कौन कौन से उपाय हैं? विद्या, खेती, सरकारी नौकरी, ब्याज, व्यापार और शिक्षा। यही 6 रास्ते थे उसके सामने। अमीर बनने के लिए उसे 6 रास्तों में से एक को चुनना था। मंजिल केवल एक ही थी, अमीर आदमी बनना। वह रातों को बिस्तर पर पड़ा पड़ा इसी चिंता में खोया रहता था कि इन 6 मार्गों में से कौन से मार्ग का चयन करूं। सरकारी नौकरी में तो अधिकारियों को दिन रात सलाम ठोकना पड़ेगा, फिर उन अधिकारियों की डांट फटकार भी सुननी पड़ेगी। फिर भी क्या विश्वास था कि वह कब तक धनवान व्यक्ति बनेगा। कृषि करना और शिक्षा प्राप्त करना उसके वश की बात नहीं थी। ब्याज पर पैसा देकर सूदखोरी से धनोपार्जन में हर समय व्यक्ति पर घर पर पड़ा पड़ा शिथिल हो जाता है। उसमें धन डूबने का भी खतरा रहता है। लेकिन फिर तो एक ही मार्ग रह जाता है, व्यापार। हाँ, व्यापार। यही फैसला कर लिया था जय ने। उसने अपने खास मित्रों को एकजुट करके अपनी योजना को विस्तार पूर्वक बताया और इन सब ने यह निर्णय कर लिया कि इस छोटे से गांव में क्रम कृषकों से सस्ता अनाज और लकड़ियां आदि खरीद कर बड़े शहर में ले जाकर अधिक दामों में बेचेंगे। इस तरह हम धनवान बन जाएंगे। चूंकि जय सेठ पहले ही ग्राम में धनवान बना हुआ था, उसकी बात सुनते ही उसके सभी एकजुट हुए साथी खुशी से झूम उठे और जय के साथ जाने को तैयार हो गए। फिर क्या था, देखते ही देखते सारी तैयारियां पूरी हो गईं। एक मजबूत सी बैलगाड़ी खरीदी गई जिसमें ग्रामीणों से कम मूल्यों पर सामान खरीदकर उसमें भर लिया गया। उस बैलगाड़ी को खींचने के लिए 2 अच्छे तथा मोटे ताजे स्वस्थ बैल खरीदे गए। इस प्रकार से जय सेठ अपने साथियों के साथ उस सामान से भरी बैलगाड़ी को लेकर शहर की ओर चल दिया। शहर गांव से काफ़ी अधिक दूरी पर था। फिर बैलगाड़ी पर सामान भी काफ़ी रख दिया गया था, जिसका परिणाम यह सामने आया कि घने जंगल में जाकर बैल बेहोश होकर गिर पड़ा। उसकी एक टांग भी गिरने के कारण टूट गई थी। दूसरा बैल भी गाड़ी से निकलकर भाग गया था। इस परिणाम को लेकर जब जय और उसके साथी काफ़ी परेशान हो उठे तो और इसके अलावा वे करते भी क्या।
चिंता के मारे उनका हाल बुरा हो ही रहा था। एक ओर तो इस सघन जंगल में जंगली जानवरों का खतरा था तथा दूसरी ओर लुटेरों का। बहुत देर सोच विचार करने के पश्चात जय अपने 2 साथियों को बैल की देखभाल के लिए तथा उस पर लदे सामान की देखरेख के लिए छोड़कर बाकी साथियों को अपने साथ लेकर शहर की ओर रवाना हो गया। उसने सोचा कि वह व्यक्ति बुद्धिमान है जो कम के लिए अधिक नुकसान न होने दे, लेकिन जय के साथी शायद उससे कहीं ज़्यादा होशियार थे। उन्होंने जैसे ही जय सेठ को जाते देखा तो अगले दिन ही वह स्वयं भी वहाँ से चल पड़े। उधर जय सेठ के पास जाकर उन्होंने झूठी बात बनाते हुए कह दिया कि वह बैल तो उसी रात को ही मर गया था, हम उसका अंतिम क्रियाक्रम उसी जंगल में करके आ रहे हैं। दूसरी ओर जख्मी बैल जंगल की हरियाली में हरी हरी घास और स्वच्छ वातावरण की ताज़ा हवा खा खा कर दिन प्रतिदिन स्वस्थ होता गया। वह जंगल में रात दिन खाता पीता मौज में रहता, रात्रि के समय नहर के किनारे जाकर आराम से विश्राम करता। इस तरह वह कुछ ही समय में इतना मोटा ताजा और एक सांड के समान हो गया कि उस पर नजर डालने पर ऐसा दिखाई पड़ता था जैसे यह बैल वास्तव में इस जंगल का राजा हो। कुछ दिनों में चिंगपोंग नाम का सिंह जंगली जानवरों के साथ अपनी प्यास मिटाने के लिए उस नहर के समीप जाने लगा तो जय के इस सांड के समान बैल ने जोर से दहाड़ने की आवाज़ निकाली, जिससे सारा जंगल गूंज उठा। चिंगपोंग सिंह ने इतनी भयंकर आवाज़ कभी नहीं सुनी थी। वह घबराया हुआ नहर के पास से बिना प्यास बुझाए भाग खड़ा हुआ। उसी के पीछे पीछे जंगली जानवर भी भाग खड़े हुए। वे सभी जंगल में एक जगह पर छुपकर बैठ गए। उसी घने जंगल में उस सिंह के मंत्री के बेटे पिखलक व उखलक नामक 2 पुत्र रहते थे, जिनको उस सिंह ने अपने पद से निरस्त कर दिया था, लेकिन फिर भी वे अपने राजा का पूरा आदर सम्मान करते थे। जैसे ही उन्होंने सिंह को नहर के किनारे से बिना पानी पे वापस आते देखा तो उखलक ने कहा, भाई करटक, हमारा राजा तो नहर के किनारे से प्यासा ही वापस लौट आया। अब तो बेचारा बड़ा शर्मिंदा हुआ बैठा है, इस जंगल का राजा होकर भी वह पानी न पी सका। पिखलक ने कहा, भाई उखलक, हमें भला इन बातों से क्या लेना देना है। बुजुर्ग लोग कह गए कि जो भी संसार में दूसरों के काम में बिना वजह अपनी टांग अड़ाता है वह बेमौत मरता है। जैसे एक कील उखाड़ने वाले बंदर की कहानी तुमने सुन रखी होगी। नहीं भैया, मैंने तो उसकी कहानी नहीं सुनी तो अब सुन लो, मैं तुम्हें बंदर की कहानी सुनाता हूँ जो दूसरों के काम में बिना मतलब अपनी टांग अड़ाता था। तो ये कहानी सुनेंगे हम अगले भाग में। नमस्कार।